नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भिंड के पुराना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खंड पर ई पुस्तकालय के नवीन भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। ये नवीन भवन मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल के अनुदान से 2,82,00,000 की लागत से तैयार होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री शैलेंद्र बरुआ ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि भिंड में प्रदेश स्तरीय पुस्तकालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है, जिससे पुस्तकों को पढ़ने की रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं युवकों को और लाभ होगा। साथ ही साथ उन्होंने ई पुस्तकालय में पहुंचकर ऑनलाइन पुस्तक भी पढ़ी। कार्यक्रम में कई अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। ई लाइब्रेरी भवन का यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। अभी अनुमानित लागत उसकी 2,82,00,000 है। एक अच्छा भवन तैयार हो, अच्छी पुस्तकें आए, यहाँ का वातावरण अच्छा हो, इसके लिए पाठ्य पुस्तक निगम की तरफ से हमारे जनप्रतिनिधियों का आग्रह था, हमारे सांसद जी आदरणीय विधायक जी का, तो उसका भूमि पूजन हुआ है। जल्दी ही अच्छा एक भवन तैयार होकर के होगा और जिसका लाभ हमारे पूरे भिंड जिले के विद्यार्थियों को, युवाओं को और भी जो पढ़ने में रुचि रखते हैं, ऐसे सभी गणमान्य नागरिकों को उसका लाभ मिलेगा। मतदाता विधानसभा में क्षेत्र में खुशहाली और समृद्धि के लिए ओंकार पर्वत परिक्रमा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए पूर्व विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में बड़ी संख्या में शिव भक्त ओंकारेश्वर में आदिवासी धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम स्थल पहुंचे। यहां पर विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कांग्रेस की पूर्व विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह ने कहा कि ये 9वीं ओंकार पर्वत परिक्रमा है। जब तक ठाकुर राजनारायण सिंह जीवित रहेगा, तब तक क्षेत्र की जनता को ओंकार पर्वत परिक्रमा यात्रा कराता रहूंगा। जिसके बाद परिक्रमा यात्रा बम बम बोले के नारे के साथ आदिवासी धर्मशाला से रवाना हुई। ओंकारेश्वर की परिक्रमा जो है इसको 9 साल हुआ साल है, 2 साल बंद रही कोविड के कारण। ओंकारेश्वर की परिक्रमा करने का जो उद्देश्य है, क्योंकि हम सनातन को मानते हैं, क्षत्रिय हैं और क्योंकि और कट्टरपंथी हिंदू, इसलिए ओंकार पर्वत जो है उसकी ये परिक्रमा सावन में कराते हैं। ज़्यादातर श्रावण शुद्ध अष्टमी को ही होती है। ये राजा मांधाता की नगरी है और ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ नेपाल और ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का अपना महत्व है। सनातन को मानने वाला जो कोई भी तीर्थ करके आए, उसको ओंकार पर्वत की परिक्रमा करके ही वो ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाता है, ऐसी मान्यता रही है। निर्गुणी संत सिगाजी महाराज के समाधि दिवस पर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। महाआरती में हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु, जहां पर उन्होंने निशान लेकर दिन भर दूर दूर से सिगाजी भक्त भंडारे के लिए पहुंचे, जहां पर मंदिर परिसर में हल्दी, हलवा और प्रसादी का वितरण भी किया गया। भिलाई से आया हूँ, मेरे साथ में सभी भाई लोग जो बड़े जने सभी यहाँ पे आए और आज सिंगा महाराज की नवमी के रोज यहाँ हर साल जल ले जाते हैं और इसका जो छिड़काव करते हैं हम खेतों में, तो उससे बहुत फायदा मिलता है और इसके बाद में हमको दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी सिंगा महाराज की यहाँ पे कृपा है। बोल सतगुरु सिंगा जी महाराज की जय। आज नवमी के पर्व पे कम से कम 50,000 आदमी आएंगे और 15 कुंटल आटा का प्रसाद वितरण हो जाएगा। उसमें 12-13 कुंटल शक्कर लगेगी और उतने कुंटल घी लगता है। तीनों चीज बरोबर लेते हैं लगभग में। और 7 बजे से 5 बजे तक प्रसाद वितरण होगा महल जी के आदेश अनुसार। तो आज कितनी क्या पब्लिक? आज पब्लिक कम से कम अभी तो 30,000 बनी होगी। अभी शाम को 2 दौर चलेगा, अभी तो कम से कम 5-10 हजार। निशान वगैरह चढ़ते क्या? निशान चढ़े कम से कम तो 100-125 सौ।
आज संत सिंगाजी महाराज के पावन धाम पर संत सिंगाजी महाराज का 450वां समाधि दिवस मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में यहाँ बाबा के अनुयायी मत्था टेकने आए हैं, नर्मदा के बेटवाट में स्नान करने आए हैं। बाबा सिंगाजी के समाधि का आज 450वां पर्व है। सिंगाजी महाराज ने समाधि श्रावण शुद्धि नवमी समय ठीक 4 बजे समाधिस्थ हुए थे। इसी अवसर पर आज ठीक 4 बजे महाआरती की गई और प्रसाद वितरण चालू किया गया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रथम और द्वितीय संस्करण का अनावरण कार्यक्रम हुआ। कर सकते हैं, चाहे स्टार्टअप हो या कोई अपना काम हो, देश की सेवा भाव से हो, कोई एक ऐसा क्षेत्र चुन लीजिए जहां पर आप बदलाव लाना चाहते हो और अगले 25 साल जहां आप अपने रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए देंगे, उस एक क्षेत्र के लिए अपने अगले 25 साल दे दीजिए, उसमें बदलाव लाने के लिए दे दीजिए और विकसित भारत बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दे दीजिए। मैं और आप ये यात्रा इकट्ठी तय करेंगे और देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प भी हम सब लोग पूरा करेंगे। और इन किताबों के 186 भाषणों में आपको देखने को मिलेगा कि जो बातें आज से 7 साल पहले, 5 साल पहले कही गई, वो आज यथार्थ होती नजर आती है, वो सच होती नजर आती है। ये तब संभव हो पाया जब हमने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाया, डेमोक्रेसी में विश्वास किया और इस डाइवर्स देश को एक पॉजिटिव साइड से दुनिया के सामने रखा। जब G20 की प्रेसिडेंसी, क्या G20 की अध्यक्षता भारत को करने का अवसर मिला, दुनिया भर के देशों में छोटी छोटी बातें होकर खत्म हो जाता था कि दुनिया ने प्रेसिडेंसी की मीटिंग की, चली गई, लेकिन लाखों लोग जो भारत के अंदर आए G20 प्रेसिडेंसी के दौरान, उन्होंने कहा जो भारत ने कर दिखाया है वो दुनिया का कोई देश अब नहीं कर दिखाएगा जिस तरह से भारत ने करके दिखाया। ये इसलिए हुआ कि भारत की कला, संस्कृति, साहित्य को भी हमने बढ़ाकर दिखाया है। और हमारे बीच में कोई और नहीं, पद्म अवार्ड से सम्मानित श्री भूरे भाई जी भी बैठे हैं। और भूरे भाई जी, आपने भी जो योगदान समाज के प्रति दिया, आप भी इन युवाओं को बता सकते हो, अगर पूर्व की सरकारें होती तो शायद आपके ऊपर नजर किसी की ना पड़ती। आज गांव, ग्रामीण, दुर्गम क्षेत्रों में बैठा भी कोई व्यक्ति अगर उसको पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जिसने कभी अपने जीवन में ये शुरुआत की होगी कि मुझे पेड़ पौधे लगाने, पर्यावरण बचाना है, किसी ने जल स्रोत को बचाने का प्रयास किया, किसी ने एम्बुलेंस किया, अपनी स्कूटर पे चलाने का काम किया, किसी ने कला संस्कृति को बचाने का काम किया, उन्होंने सच्चे भाव से शुरू किया था, पद्म अवार्ड की सोच नहीं रखी थी। लेकिन मोदी सरकार है, जहां मोदी है तो मुमकिन है, आज उनको भी पद्म अवार्ड देने का काम देश कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, जिस देश में ट्राइबल महिला को शायद ही कभी मौका मिल पाता, लोकतंत्र की हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, एक दुर्गम क्षेत्र से आने वाली महिला ने सच्ची ईमानदारी से देश की सेवा की, तो आज देश की पहली महिला आदिवासी को एक राष्ट्रपति के पद तक जाने का अवसर मिला। ये हमारी लोकतंत्र की ताकत है। ये महिला नेतृत्व में विकास, वुमेन लेड डेवलपमेंट जो हम कहते हैं, वो है। इसलिए मित्रों, मैं यही कहूंगा, आप जरूर इन किताबों को पढ़िए। इनमें जो मोदी जी ने समय समय पर कहा, प्रधानमंत्री जी ने, उसको पढ़िए भी, उस पर काम भी कीजिए। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपने जो शानदार काम मध्य प्रदेश में किया है, एक बीमारू राज्य से इसको अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा किया है, उसके लिए मैं सारे प्रदेश की ओर से और अपनी ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मित्रों, जैसे प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं तो भारत मां का हर लाल जोश और ऊर्जा से भर जाता है, उसी तरह से ही आपके उनके भाषणों के संकलन किए गए ये दोनों पुस्तिकाओं के, आप इनको पढ़िए भी, आप इनसे मार्गदर्शन भी आपका होगा और आप देश के आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े,
आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे माननीय सांसद वीडी शर्मा जी भी विशेष तौर पर इससे जुड़े। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। जिस युवा चेतना को आप संबोधित कर रहे हैं उसमें संयोग ही है कि आज राष्ट्रीय सेवा योजना के सैकड़ों छात्र छात्राएं इस सभागृह में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आइए ये आवाज इस मंच तक पहुंचाएं। मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के शिल्पी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस समारोह को संबोधित करें। शिवराज सिंह चौहान जी, आइए करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। हमारे सक्रिय, सजग, कर्मठ और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा और खेल जिनके जिम्मे किया हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ऐसे आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। स्वागत में तालियां जरा जोर से बजनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी, बहन अनुपमा जी, विक्रम जी और उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, हमारा देश अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित देश, उनमें सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब कई विकसित देशों में पेड़ों के पत्तों और छालों से शरीर को ढका जाता था, तब हमारे यहां मलमल बनता था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। लेकिन एक कालखंड आया, हम पराधीन हुए और स्वतंत्रता के बाद भी जिस सरकार ने काम किया उसकी दृष्टि में राष्ट्र प्रथम नहीं था। मैं 2014 के पहले मुख्यमंत्री के रूप में अगर दुनिया के किसी देश में जाता था तो मन में बहुत तकलीफ होती थी। भारत के बारे में जो सोच था वो निराशा पैदा करने वाला था। घोटालों का देश, कभी कुछ हो ही नहीं सकता भारत में, भारत सुधर ही नहीं सकता। और सच में मैं ये कहूं तो कहीं मान सम्मान मिलता नहीं था दुनिया में। और उस सरकार ने मानसिकता भी ऐसी बना दी थी कि अगर कोई लेट आता था तो कहते थे यार चलता है, ये तो इंडियन टाइम है। हम ही कहते थे इंडियन टाइम है। मानसिकता हमारी ऐसी बन गई थी कि जैसे भारत कभी सुधर ही नहीं सकता। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बने श्रीमान नरेंद्र मोदी, ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा युवा मित्रों, मैं अंतर आत्मा से कह रहा हूं। इतनी तेजी से परिवर्तनों का कल्पना नहीं थी। भारत के बारे में दृष्टिकोण ऐसे बदल जाएगा मेरी भी कल्पना नहीं थी। लेकिन आज मैं नहीं कहता, जमाना कहता है ये दौर भारत का दौर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अभी अनुराग जी विस्तार से बता रहे थे, अब भारत समस्या नहीं, समस्याओं का समाधान है, दुनिया की समस्याओं का समाधान। दुनिया में कोई समस्या आती है तो दुनिया देखती है भारत की तरफ, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की तरफ। पहले जो भाव था भारत में कुछ नहीं हो सकता, सब ऐसे ही चल रहेगा, भारत कुछ नहीं कर सकता,
अब वो बदला है कि भारत ही कर सकता है, भारत ही कर सकता है। सचमुच में ये हमारा सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। अब छोटी छोटी घटनाएं देखिए। कोविड का बता रहे थे अनुराग जी, मैं तो कोविड के दौर में ही मुख्यमंत्री बना। उस समय मन घबराता था कि निपटेंगे कैसे। ये मोदी जी का ही नेतृत्व था। दुनिया में बताओ ये कहीं हुआ है? कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। अब कुछ लोगों ने उस समय मजाक उड़ाया कि ताली थाली से जाएगा क्या, लेकिन ये नरेंद्र मोदी थे जिनने थाली और ताली से पूरे हिंदुस्तान को कोविड से लड़ने के लिए तैयार करके दिखा दिया। वैक्सीन की बात बताई अनुराग जी ने। अब छोटे छोटे उदाहरण देखिए। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंसे थे यूक्रेन में। अब बच्चों को बाहर निकाल के लाना था। यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के खून के प्यासे, लेकिन बच्चों को निकालने के लिए क्या करना पड़ा? मोदी जी ने एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, और ये कह दिया कि तिरंगा झंडा लेके भारत के बच्चे निकलेंगे, उस समय युद्ध बंद हो जाना चाहिए। भारत के बेटे बेटियां तिरंगा लेके निकले, रूस भी रुक गया, यूक्रेन भी ठहर गया, थम गया, और हमारे बच्चे भारत माता की जय बोल के सुरक्षित बाहर निकलकर आ गए। और हमारे पीछे बांग्लादेश वाले भी आ गए भारत माता की जय बोल के। ये पहले संभव था कि आप देखो, एक साथ दो महाशक्तियां कही जाती थी, रूस अमेरिका। अब दोनों भारत की तरफ ताकते हैं कि भारत से संबंध अच्छे रखो। हम रूस से सस्ता तेल भी ले लेते हैं, और अमेरिका के व्हाइट हाउस में वेद मंत्रों के गुंजार होते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति दंपत्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में पलक और पावड़े बिछाते हैं। वो केवल मोदी जी का नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों का काम अनगिनत है, अनगिनत। आज मैं कह सकता हूं, हम गर्व से कह सकते हैं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, और कई मामलों में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। चंद्रयान जिस दिन चंद्रमा की सतह छू रहा था, तो वो केवल चंद्रयान चंद्रमा पर नहीं पहुंचा, वो भारत के गौरव गान, भारत की गौरव गाथा थी। और मोदी जी का नेतृत्व में जो देखता हूं, उसमें क्या खास है, तो मुझे जो चीज लगती है आज मैं शेयर करना चाहता हूं। मैन विद ए विजन, विजनरी प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको बताऊं, मैं मुख्यमंत्री के नाते कई बार बात करता हूं तो नए आइडिया आते हैं। मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं, वैसे व्यक्तिगत बातों को डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन एक दिन प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की, तो बात की थी एक कार्यक्रम के संबंध में, लेकिन कार्यक्रम होना था रीवा में। तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया कि देखो, केमिकल फर्टिलाइजर के कारण धरती हमारी बीमार हो रही है, बंजर हो रही है, हमको लोगों को जगाना है, और इसलिए एक नृत्य नाटिका ऐसी बनवाओ कि जिसमें एक बेटी धरती मां बने, और वो पुकार के कहे कि मुझे क्यों बर्बाद कर रहे हो। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन जितनी तड़फ थी उनके मन में, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर एक एक चीज बारीकी से बताए कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, करो।
और हमने न केवल रीवा में करी, बाकी जगह भी करी, क्योंकि उनके मन में तड़फ है कि केमिकल फर्टिलाइजर के कारण जो धरती बंजर हो रही है उस धरती मां को बचाना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लायक ही धरती नहीं बचेगी। कौन सोचता है, कोई बताए। मैं प्रधानमंत्री जी को देखता हूं काम करते हुए, तो मैन ऑन ए मिशन, विजनरी भी है और मिशनरी भी है। टारगेट तय करना, और टारगेट छोटा तय नहीं करना, बड़ा लक्ष्य तय करना, उसको पूरा करने के लिए रोड मैप बनाना, और उस रोड मैप को पूरा करने में खुद को भी झोंक देना और बाकी हम सबको भी लगा देना। ऐसा जुनून मैंने नहीं देखा। एक के बाद एक अभियान देखते जाइए, मेरी माटी मेरा देश, तिरंगा यात्रा, कितने अभियान पूरे देश को जोड़ते हुए मैंने मोदी जी में ही देखे। और एक है टारगेटिंग 100% सैचुरेशन, तुष्टीकरण नहीं कि इसको कुछ दे दो उसको कुछ दे दो। सारे हितग्राही किसी समाज के किसी वर्ग के हो 100% सैचुरेट करो, और इसी को तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। पुरानी सरकार थी वो वोट बैंक की राजनीति करती थी, सबको न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं। ये दृष्टिकोण अगर हमने कहीं देखा तो हमारे नेता मोदी जी में देखा है। अप्रोच ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, किसी को नहीं छोड़ा हमने। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। अभी डीबीटी की आप बात कर रहे थे, कहां गरीबों के खाते होते थे, कहां गरीब बहन सोचती थी कि मेरा भी खाता हो। और बात सही, जब खोले तो लोग मजाक उड़ाते थे, पैसा है नहीं खाते का क्या करेंगे। लेकिन उसके कारण जो चमत्कार हुआ, डीबीटी इसी के कारण संभव हो पाई कि आज बहनों के हर बहन के खाते हैं और सीधा पैसा सिंगल क्लिक से उनके खातों में चला जाता है। ये नई क्रांति हुई है, कोई करप्शन का चांस ही नहीं है कहीं, बीच में कोई खा ही नहीं सकता। और फोकस ऑन डायरेक्ट कम्युनिकेशन। कौन प्रधानमंत्री समाज से संवाद करता था? अब प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो तो बोलते ही नहीं थे, कभी बात ही नहीं करते थे। हम लोग पूछ पूछ के मर जाते थे। मैं मुख्यमंत्री के रूप में जाता था तो कहते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को दे देंगे, वो सोचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने समाज के हर वर्ग से सीधा, सरल और सहज संवाद स्थापित करने का काम किया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।